वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शिवम द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदूज न्यूज़पेपर को और आज हमारी तारीख है 9 सितंबर 2021 और आज हमारे पास जो न्यूज़ आई है वो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टोटल 5 ऐसी न्यूज़ हैं जो एग्जाम में आने के चांस इनके सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए आज का न्यूज़पेपर हो जाता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को टिल एंड तक देखना। इवन मैंने इसके नोट्स भी बनाए हुए हैं, आप उन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक दिया हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है, एम्ड प्रोटेक्ट सेंटर हाइक MSP फॉर राबी क्रॉप्स। अभी बात पता है क्या बोल रहा है, ये बात ये बोल रहा है कि जैसे आप जानते हैं कि MSP, पहले मैं बताता हूँ MSP का मतलब क्या होता है। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि जो किसान भाई लोग जो भी चीज़ को उगाते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ वो उगा रहे हैं तो उसकी उन्हें एक कीमत मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर मान लो फार्मर की जो फसल है वो कोई खरीद नहीं रहा और अगर खरीद भी देता है उसको सही कीमत नहीं मिल रही है, तो गवर्नमेंट से आप एक काम करो, आप टेंशन मत लो, आप हमारे पास आओ, हम आपको मिनिमम आपकी इस चीज़ पर इतनी कीमत तो दे ही देंगे, एंड दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दोस्तों आपने देखा होगा लॉकडाउन जब चल रहा था उन दिनों पर फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, रेड फोर्ट पे किया था, इंडिया के दिल्ली के कई सेंटर्स पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, हरियाणा से पंजाब से कई सारे किसान भाई आए थे हमारे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब हम MSP को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, तो अभी फिलहाल उन्होंने 2% का इंक्रीज़ किया अपने MSP पॉलिसी के अंदर। और जो वो 2% है वो कितना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहले क्या था कि गेहूं के ऊपर या बाकी फसलों के ऊपर 1975 रुपये दिए जाते थे पर कुंटल के हिसाब से, यानी एक कुंटल अगर आप उन्हें गेहूं या कोई भी चीज़ देते हो तो वो आपकी मिनिमम कीमत डिसाइड करते थे 1975। लेकिन अब इसको 2% से बढ़ा के कर दिया गया है 2015 रुपये, यानी अभी सिर्फ और सिर्फ प्राइस में हाई किया गया है, वो भी 2% से किया गया। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट गवर्नमेंट ने कुछ तो एक्शन लिया। देखो गवर्नमेंट से कोई भी काम करवा पाना बहुत मुश्किल होता है, बट इसलिए यहाँ पर चलो गवर्नमेंट ने कुछ तो इनिशिएट किया कि 2% उन्होंने अपने प्राइसेस को इंक्रीज़ किए। चलो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। इसके लिए आपको हमारे नोट्स पर जाना पड़ेगा और नोट्स आपके ये रहे। तो यहाँ पर देखना, मैं आपको MSP का पूरा बताता हूँ। ये रहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो GS पेपर नंबर 3 है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें भी एग्रीकल्चर प्राइसिंग को लेकर। और अगर हम GS 2 के हिसाब से बात करें तो उसमें एक टॉपिक आता है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन। ये दोनों ही टॉपिक हमारे GS पेपर 2 और 3 से रिलेवेंट करते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो इस टॉपिक में क्या बोला गया। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, तो बता दो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसी कीमत होती है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है अलग अलग चीज़ों पर कि हम मिनिमम इतना प्राइस देंगे अगर मार्केट में आपको सही कीमत नहीं मिलती है उस केस में। अब आपके मन में क्वेश्चन और जब फार्मर से गवर्नमेंट ये खरीदती हो तो गवर्नमेंट इसका क्या करती होगी। गवर्नमेंट इसको PDS सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, इसको राशन शॉप पे जो गरीब लोग होते हैं उन तक ये 2-2 रुपये 1-1 रुपये किलो के हिसाब से ये चीज़ें बेच देती है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन्होंने गवर्नमेंट ने टोटल 23 क्रॉप्स हैं, कितनी टोटल 23 क्रॉप्स हैं जिन पर MSP का इन्होंने फंडा अप्लाई किया हुआ है। ये काम कौन करता है, ये काम करता है हमारा एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी फसलें हैं जो कि MSP के अंदर कवर की जाती है। देखो क्रिसेल्स के अंदर हम बात करें तो 7 फसलों को इंक्लूड किया जाता है, जिसके अंदर आपका पैडी, वीट, बार्ले, जवार, बाजरा, माइस और रागी आता है। और अगर हम बात करें पल्सेस की तो इसके अंदर ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द और लैटिन आता है। और अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें तो इसमें ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सीसम, सनफ्लावर और नाइगर सीड्स, ये सारी की सारी फसलें आती है। और इवन कॉमर्शियल क्रॉप के अंदर की भी 4 क्रॉप्स इसके अंदर कवर की जाती है। इसमें आपका रॉ कॉटन, रॉ जूट और कॉपरा और शुगर कैन इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो कुल मिला के ये सारी वो फसलें जिस पर गवर्नमेंट आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप है जिन पर MSP दिया जाता है। अब मैं दोबारा न्यूज़ पर आता हूँ। न्यूज़ ये बोलती थी कि गवर्नमेंट ने अभी क्या किया हुआ है, प्राइसेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है। जो प्राइस पहले थी उसको 2% से इंक्रीज़ करके फार्मर्स को क्या दिया है, MSP दिया है। चलो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है फार्मर्स के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा आगे चले तो यहाँ पर आगे चलते टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर एक न्यूज़ आएगी, दैट इज़ झारखंड हाउस क्लियर बिल फॉर 75% कोटा फॉर लोकल्स। अब ये क्या बोल रहे हैं, सुनो मेरी बात। देखो क्या होता है आजकल सब स्टेट लोग क्या करने लग रहे हैं, एक ट्रेंड सा आ गया है कि स्टेट के लोगों को उनको जॉब प्रोवाइड करवानी है। तो यहाँ पर 75% का कोटा झारखंड ने डिसाइड किया है कि जो झारखंड के डोमिसाइल हैं यानी झारखंड के निवासी हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% जॉब सीट मिलेंगी। 25% बाहर के स्टेट से आए हुए लोगों को मिलेगी, लेकिन याद रखना ये प्राइवेट सेक्टर के लिए, ये पब्लिक सेक्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को लेकर यहाँ पर
बात की है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, झारखंड के अंदर प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर जो वैकेंसीज निकलती हैं और जिनकी सैलरी 40,000 से नीचे है, मैं रिपीट कर दूँ 40,000 से नीचे है, उनके लिए 75% सीट्स बुक कर दी गई, वो भी लोकल्स के लिए, जिनमें लोकल लोगों को ही लिया जाएगा। 25% आप अदर स्टेट वालों को भी ले सकते हो, लेकिन लोकल्स को कितनी प्रायोरिटी दी गई है? 75%। दोस्तों झारखंड भारत का तीसरा ऐसा स्टेट बन गया जिसने रिजर्वेशन कोटा को यूज़ किया है। सबसे पहला स्टेट जो था हमारे यहाँ पर वो था आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे था हरियाणा, अब तीसरे नंबर पे हो गया है हमारा झारखंड। देखो अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछो तो मैं कहूँगा ये चीज़ें गलत हो रही है, क्योंकि जब आप इस टाइप की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग या कह लो एक रिजर्वेशन कर देते हो ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि भारत एक यूनाइट नहीं है। भारत अभी भी स्टेट में अपने आप को एक कंट्री की तरह से रिप्रेजेंट करता है कि हम हमारे स्टेट को पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बात बोलेगी, ठीक है। तो मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पर पहली स्टेट कौन सी थी? आंध्र प्रदेश, दूसरी हरियाणा और तीसरी बन गई झारखंड, जिन्होंने 75% का क्या हुआ है? रिजर्वेशन। अब आगे चलते हैं। तो फर्स्ट पेज में तो कुछ इतना खास नहीं था, इसके बाद आगे यहाँ पर चलते हैं। सेकंड पेज पे भी इतनी चीज़ें कोई हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से खास नहीं है। थर्ड पेज पर भी कुछ ऐसा खास नहीं है। चलते हैं हम अपने सीधा एडिटोरियल वाले पार्ट पर। उसमें आज के एडिटोरियल में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर देखो तो बैक एट स्कूल है। दोस्तों मैं इसको नहीं रिपीट करूँगा क्योंकि इसमें ना बेसिकली पता है क्या बोला गया? बोला ये गया कि कोविड के चलते पिछले 2 साल से या 1.5-2 सालों से जो स्टूडेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी तरीके से रुक चुकी है। फिजिकल एक्टिविटीज़ वो पूरे टाइम मोबाइल में लगे थे, जिसके ऊपर उनका जो मेंटल एबिलिटी है उस पर एक खासा असर देखने के लिए मिला है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अब हमें स्कूल्स ओपन कर देने चाहिए और स्कूल्स को भी इस तरीके से ओपन करनी चाहिए जिससे कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है उनका भी फॉलोअप हो जाए और कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को ना मिले। तो ये एडिटोरियल पूरा उस पर बेस्ड है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक एडिटोरियल मिलेगा, ग्रीन हाइड्रोजन आ न्यूली एली आ जीरो कार्बन फ्यूचर। अभी ये क्या बोला एडिटोरियल? ये बेसिकली एडिटोरियल ये बोल रहा है कि जैसे हम जानते हैं अपने पास कि हमारे ग्लोबल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही है, मतलब एनवायरनमेंट को एक नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंच रहा है जिस तरह के हम काम करते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कार्बन एम्बिशन कर रहे हैं जिसके चलते एनवायरनमेंट है उससे पॉल्यूट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर ये काम चाइना कर रही है तो ऐसा नहीं कि चाइना के बादल ख़राब होंगे, वो तो बादल सब जगह आएंगे ना, तो एनवायरनमेंट पर तो ग्लोबल लेवल पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी क्या है, हम लोगों ने एक नई मुहिम स्टार्ट की है। हम लोगों ने मतलब पूरे वर्ल्ड ने एक नई मुहिम स्टार्ट की है, दैट इज़ हाइड्रोजन प्लांट। अब ये हाइड्रोजन प्लांट क्या है? जैसे आप जानते हैं पानी होता है, तो पानी का जो मेन सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O, है ना। हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट होते हैं और ऑक्सीजन के साथ मिला दे तो पानी बन जाता है। तो यहाँ पर ये कहा कि पानी यानी जो ऑक्सीजन है उसको अलग कर दो और हाइड्रोजन को अलग कर दो। इस तरीके से हाइड्रोजन का हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको कई जगहों पर हम यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन की जो चीज़ है, हाइड्रोजन जो गैस है, इसका यूज़ हम कई जगहों पर कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ तो सबसे ज़्यादा होता है। तो वही बात यहाँ पर बोली गई कि किसी तरीके से अगर हम अपने पास नेचुरली तरीके से अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट को अलग कर दें तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे का सौदा हो सकता है। देखो मैं आपके लिए ना इस पर एक फ़ोटो भी लेकर आया हूँ, आप उस फोटो पर ध्यान देना। ये देखो किस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है। देखो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे करता है, आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक सोलर पैनल लगाया गया है और एक विंड मिल लगाई गई है। ये क्या करता है बेसिकली, सोलर पैनल और विंड मिल जो सौर ऊर्जा और हवा की ऊर्जा होती है उससे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को हल्का सा जनरेट करता है, जिसको हम पानी के साथ मिला के क्या करते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन है उसको अलग कर देते हैं और हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को हम बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर कर देते हैं और उनको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके हम इसका एक्सपोर्ट कर देते हैं या इंडस्ट्रीज़ को इसको दे देते हैं। तो इस टाइप के जो प्लांट लगाने की बात बोली जा रही है वो यहाँ पर है। अब देखो इसके लिए ना मैंने कुछ नोट्स बनाए क्योंकि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो देखो नोट्स में भी आपको चीज़ समझ आ जाएंगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो ग्रीन हाइड्रोजन ये जीएस पेपर 2 के हिसाब से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन, और जीएस पेपर 3 में एक टॉपिक आता है आपका एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। ये वहाँ के टॉपिक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ बात क्या की जा रही है, बात ये की जा रही है कि जैसे हम जान रहे हैं जिस हिसाब से हमारे ग्लोबल में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशन पड़ रही है, तो हमने एक टारगेट बने जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, काइटो प्रोटोकॉल हो गया। इन सभी एग्रीमेंट के अंदर कहीं ना कहीं हमने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया 2050 तक हम चाहते हैं जो ग्लोबल एम्बिशन या कार्बन एम्बिशन है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर रिड्यूस कर दें। तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने कहा कि किस तरह से हम हाइड्रोजन को ना सिक्योर कर सकते हैं और हाइड्रोजन के एक्सपोर्ट को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात बोली गई है। तो इन्होंने कई टाइप यहाँ पर दे रखे हैं। वो टाइप क्या क्या है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन। देखो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है एक ऐसा हाइड्रोजन प्लांट जहाँ पर आप हाइड्रोजन को तो बनाओगे लेकिन उसके लिए कोई भी इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं जाएगा। यानी एक ऐसी प्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें आप हाइड्रोजन प्लांट का प्रोडक्शन तो कर रहे हो लेकिन उससे कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर नहीं पड़ रहा। सोसाइटी कह लो या एनवायरमेंट कह लो, बेसिकली मुझे एनवायरमेंट बोलना चाहिए, एनवायरमेंट पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, जिसमें वाटर या वाटर वेपर्स का यूज़ यहाँ पर किया जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से स्प्लिट किया जाता है वाटर को, और वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उन दोनों को स्प्लिट यानी अलग अलग किया जाता है। दूसरा होता है ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है,
इसके अंदर क्या होता है, कार्बन एमिशन से कोल का यूज़ किया जाता है। कोल का यूज़ करके हम पानी के अंदर के जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन के एलिमेंट है उनको अलग अलग करते हैं। बट यहाँ घाटा थोड़ा सा ये हो जाता है कि ग्रीन वाले में एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता, बट यहाँ पर थोड़ा सा कोल की एम्बिशन के चलते एनवायरनमेंट पर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। इसी तरह एक होता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है कि हम नेचुरल गैसेस का यूज़ करके हम एयर को रिलीज़ करते हैं, जिससे जो पानी है उसके अंदर के हाइड्रोजन के एलिमेंट और ऑक्सीजन के एलिमेंट अलग अलग होते हैं, और हाइड्रोजन को फिर हम अलग करके स्टोर कर लेते हैं। ये भी थोड़ा सा महंगा सोर्स है, और इवन इससे एनवायरनमेंट भी हमारा पॉल्यूट होता है। ये ब्लू सोर्स, ठीक है। तो ये सारे सोर्स होते हैं। देखो सबसे बढ़िया कौन सा सोर्स है, ग्रीन सोर्स। और यहाँ पर यही बात बोली गई है, अगर आप न्यूज़ में देखोगे तो न्यूज़ में किसकी बात बोली गई है कि ग्रीन हाइड्रोजन के सोर्स को किया रहेगा जिससे जीरो कार्बन एमिशन होगा फ्यूचर के अंदर। मेरी बात को समझ गए। ये एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि फ्यूचर में हम हाइड्रोजन प्लांट को इस तरीके से बनाएंगे कि ग्रीन तरीके से बनाएंगे, जिससे एनवायरनमेंट पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, ठीक है। इसके बाद हम अगले एडिटोरियल पे चलते हैं। यहाँ पर एक एडिटोरियल होता है डिटेक्टिंग फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम। अब ये बेसिकली क्या है, पहले इसका बेस समझो, फिर मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ क्या है। देखो बेस कुछ ऐसा है कि आप जानते हैं आज की डेट में मतलब काफ़ी सालों से एक चीज़ चलती आ रही है। जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, जैसे मम्मी पापा होते हैं, अगर मान लो पापा के बाल झड़ रहे हैं तो बच्चे के भी बाल झड़ते हैं। खासतौर पर लड़कों में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है, लड़कियों में उतनी नहीं होती हैं। मतलब कुछ ऐसी जेनेटिक चीज़ें होती हैं जो साल दर साल जो है वो हमारे यहाँ पर आती ही रहती हैं, ठीक है। वो जेनेटिक चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो जेनेटिक जियोन्स होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें आती रहती हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। लेट सपोज कि अगर मुझे मेरे पेरेंट्स से कोई ऐसे जीन मिले हैं जो उनके अंदर भी था और मेरे अंदर भी हैं, बट क्या होगा, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती रहेगी उस हिसाब का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो भी मेरा बढ़ता जाएगा, और ऐसा बढ़ता रहेगा कि मेरे ब्रेन के अंदर ब्रेन ट्यूमर होने के, ब्लड क्लॉट्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। चलो मैं इसके ऊपर ना आपको मैंने नोट्स बनाए हुए, वो नोट्स दिखाता हूँ तो आपको ना ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, ये आपके जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ वाले पॉइंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोला है, जो एक्स सिंड्रोम है ये ज़्यादातर बॉयज़ के अंदर पाया जाता है। जैसे 4000 अगर लड़कियाँ तो उनमें किसी एक के अंदर ये चीज़ पाई जाएगी, और अगर 8000 लड़कियाँ हैं तो उनमें से किसी एक लड़की के अंदर ये चीज़ पाई जाएगी। मतलब लड़कियों में थोड़ी संख्या कम है, चांसेस कम है, लड़कों में थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर ये बोला गया कि इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो एक्स सिंड्रोम है ये क्या करता है, आप जब आपकी 50 साल के ऊपर हो जाती है तो यहाँ पर आपके मेंटल एबिलिटी पर वो इम्पैक्ट डालने लगता है, कॉग्निटिव डोमेन पर इम्पैक्ट डालता है। यानी जो चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती हैं ये उन चीज़ों को क्या करता है, अफेक्ट करने का काम करता है। तो ये ज़्यादातर मेल में ज़्यादा पाई जाती है, फीमेल में थोड़ी कम पाई जाती है। इस बात को लेकर यहाँ बहुत चिंता जताई जा रही है, और ये कहा जा रहा है इसको लेकर किस तरह से हम ड्रग्स बनाएं जिसके चलते इन बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें इनहेरेंट चलती आ रही है ना, जो पेरेंट्स से आगे आगे आती आ रही है, उनको दूर करने के लिए कोई भी वैक्सीन या कोई भी ड्रग्स बना पाना इतना आसान टास्क नहीं होता जितना हम सोचते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका ये एडिटोरियल कवर करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर आ रहा है एनडीए विल एडमिट वुमेन। अभी देखो आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि कुछ टाइम पहले क्या सुना होगा, अगर आपको पता हो तो ये पता होना चाहिए कि एनडीए के अंदर पहले क्या होता है ना कि अगर आप एनडीए के कोर्स करना चाहते हो या एनडीए के अंदर आप एंट्री लेना चाहते हो तो उसमें वुमेंस के लिए फुल रेस्ट्रिक्शन होती थी। मतलब वुमेंस के लिए था ही नहीं एनडीए का कोर्स, ये बेसिकली किसके लिए था, बॉयज़ के लिए। अब इसमें क्या था, गवर्नमेंट ये बोलती थी कि बेसिकली हम एनडीए में क्या कर रहे हैं, अपने मार्शल्स सोल्जर्स को क्या कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। अब ऐसे में देखा ये जाता है कि गर्ल्स का जो स्टैमिना होता है या गर्ल्स के अंदर जो फिजिकल पावर होती है वो थोड़ी सी कम होती है एज़ कंपेरिजन टू मेल। देखो मैं भी कहूँगा हाँ कुछ कुछ जगहों पर सही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक जनरल रूल है। मैं कहूँगा ये इसकी कुछ एक्सेप्शन भी होती है। बहुत सी वुमेन्स ऐसी होती है जो मेल से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बट वही बात होती है ना, हम कोई भी लॉ बनाते हैं तो वो जनरल केस के लिए बनाते हैं, ना कि एक्सेप्शनल केस के लिए। तो गवर्नमेंट का भी कहना है एक लेवल तक ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे मौसम बदल रहा है ना, वुमेन एम्पावरमेंट को जैसे बढ़ावा दिया जा रहा है उस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ को ना बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये आई थी कि एनडीए के अंदर जो वुमेन है उनको भी एंट्री दी जानी चाहिए। इस बात को लेकर यहाँ पर ये बोली कि 22 सितंबर को एक एफिडेविट साइन कराया जाएगा और उसके अंदर ये बताया जाएगा कि किस तरह से हम वुमेन का एम्पावरमेंट जो है वो बढ़ाएंगे, किसमें, एनडीए के अंदर। तो यानी अब एनडीए के अंदर जो है एडमिशन जो है वो वुमेन्स का भी होने को मिलेगा। यानी अगर कोई वुमेन ये चाहती है कि एनडीए के अंदर वो एडमिशन ले तो यस वो बिल्कुल ले सकती है, और 22 सितंबर को एफिडेविट पर साइन करके ये ऑफिशियली रिलीज़ भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या उठता है, वुमेन एम्पावरमेंट का, कि किस तरह से वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है हर सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो आपका डिफेंस का सेक्टर हो या वो ऑफिस का सेक्टर हो। इवन अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ते होगे या आपको उसकी नॉलेज होगी तो उसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के भी प्रोविजंस हैं कि अगर कोई डायरेक्टरशिप आएगी तो उसमें 1 वुमेन डायरेक्टर भी होनी चाहिए। इवन कोर्ट केसेस में भी जो जजेस होते हैं, जजेस के पैनल के अंदर भी एक वुमेन जज मेंबर होनी चाहिए। मतलब कई जगहों पर अब मैं देख पा रहा हूँ कि जिस तरह से साल दर साल बढ़ते आ रहे हैं उस हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल आप एनडीए के अंदर देख सकते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में अब हम गर्ल्स को भी प्रमोट करने के लिए उनको भी हमने क्या कर रखा है, उसमें एडमिशन दिया है, ठीक है। ये हो गया।
इसके बाद इसके लिए भी मैंने नोट्स बनाए, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर इस पेज पर तो कोई खास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर एक आती है इंडिया रशिया रिव्यू अफगानिस्तान सिचुएशन। अब यहाँ पर क्या है, जैसे अफगानिस्तान में अब तालिबान का पूरा कैप्चर हो चुका है, ठीक है। अब क्योंकि वहाँ पे तालिबान का पूरा कैप्चर हो चुका है, तो क्या है कि अब बात ये उठती है क्या हमें उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के रखने हैं, और अगर बना के रखने तो हम किस बेस पर बनाएं, कौन वहाँ पर जिम्मेदार अथॉरिटी होगी जिसको हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, कौन वहाँ पर अकाउंटेबल अथॉरिटी होगी, क्योंकि वो तो पूरा टेररिस्ट गैंग होगा ना एक तरह से। तो यहाँ पर रशिया और इंडिया की एक मीटिंग होगी जिसके थ्रू ये डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से हम तालिबान ग्रुप के साथ कैप्चर करेंगे, किस तरह से हम तालिबान के साथ ट्रेड रिलेशंस को डेवलप करेंगे, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अभी रिसेंटली तालिबान के अंदर क्या हुआ ना, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी गई है। देखो मैं आपको उनका कंपोजिशन बताता हूँ, उनके यहाँ जो गवर्नमेंट डिक्लेयर की गई है उसके अंदर ये देखो, ये ना मैंने नव भारत टाइम से ये आर्टिकल की मैंने कटिंग ली हुई है। इसके अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो देख रहे हो ना, हिब्दुल्ला अखंदुजादा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हिंदी में लिखा है, मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, ये अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता, जैसे हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट सर्वोच्च नेता होता है ना, वैसे इनके यहाँ जो सर्वोच्च पद दिया गया वो इनको दिया गया है, लेकिन उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर रखे हैं। मतलब जैसे ये ना बिल्कुल ईरान की तरह रखा गया है, जैसे इराक में होता है कि सबसे बड़ा स्पोक पर्सन होता है, उसके नीचे PM आते हैं। तो यही इसके राइट हैंड साइड पे जो आप फोटो देख रहे हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुत की, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वहाँ के, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा पावर लेफ्ट हैंड साइड वाले पर्सन को दी जाएगी। इसका ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 2 ये बनेंगे। ये पूरा कंपोजिशन दे रखा है। आपको सोच के थोड़े सा हंसी आएगी, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, उप विदेश मंत्री, ये जितने भी लोग हैं ज़्यादातर तो उसमें टेररिस्ट हैं। अगर इन टेररिस्ट ग्रुप को ऐसी ऐसी कमान संभाल दी जाएगी, वो भी देश के इतने सर्वोच्च पद के लिए, बिना किसी क्वालिफिकेशन, बिना किसी एक्सपीरियंस के, तो उस देश का क्या होगा। पर चलो मैं ज़्यादा हंसी नहीं उड़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि ये ग्रुप अच्छा काम करे। वैसे तो मुझे पता है कि ये ग्रुप अच्छा काम तो वैसे भी नहीं करेगी, तो टेररिज्म को प्रमोट करेगी। तो कुछ इन्होंने कब्जा किया है, इन्होंने कुछ चुनाव तो जीते नहीं जो ये कहो कि हाँ इन्होंने अपने बलबूते पे कुछ किया। हाँ, इनका बलबूता ये था कि इन्होंने कैप्चर किया, ये बलबूता हम कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये यहाँ पर तालिबान में ये कंपोजिशन बनाई गई है। अब देखो ये कंपोजिशन के चलते अब अफगानिस्तान में एक इवन अफगानिस्तान का नाम भी चेंज कर दिया, आपको पता है ना, एक नया नाम रखा गया एमिरेट्स, इस्लाम एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, इस तरह से इसका नाम रखा गया और मंत्रिमंडल यहाँ पर बना ही दिया गया। अब देखते हैं मंत्रिमंडल कब से कार्य करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इस बात को लेकर इंडिया और रशिया ने बहुत बड़ा कंसर्न दिखाया और कहा कि एक मीटिंग के थ्रू डिसाइड करेंगे हमें अफगानिस्तान के साथ अब कैसे रिलेशन रखने हैं। वैसे अब मुझे अफगानिस्तान ना बोल के तालिबान बोलना चाहिए था, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये बात हुई। इसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अप्रूव 12 नेम्स एज परमानेंट जजेस। अभी ये बात क्या बोला है कि आप जानते हैं जब से NV रमना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, इन्होंने बहुत ड्रास्टिकली डिसीजंस लिए हैं। मतलब इंडिया के लिए इन्होंने बहुत जल्दी क्विकली डिसीजन लिए, क्योंकि इनको पता है कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है ना इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा वीक है। बहुत ज़्यादा वीक का मतलब है आज कोई केस हो तो हो सकता है 10-15 साल बाद उसका डिसीजन आए, इतने में तो वो बंदा ही मर जाएगा जिसने उसके लिए केस किया हुआ। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर हमें कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बढ़ाना है, कोर्ट में तारीख पे तारीख नहीं दिलवानी है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। इवन जो वैकेंट सीट पड़ी हुई है उन वैकेंसीज को फिल करना पड़ेगा। देखो संख्या बाद में बढ़ाएगी, पहले एटलीस्ट जो वैकेंट सीट पड़ी है उनको तो फिल कर दें। तो इसी बात को लेकर उन्होंने 12 नेम रिकमेंड किए हैं जो जजेस के पैनल की टीम के अंदर रखे जाएंगे, और इससे कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होगी वो और भी फास्ट तरीके से हो पाएगी और जो कोर्ट केसेस है उनका निपटारा जल्दी जल्दी से किया जा सकता है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी पहल है NV रमना के द्वारा। इसके बाद हम आगे यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू होल्ड 2+2 मीट। अभी क्या है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आने वाले टाइम के अंदर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं, FTA। मैं आपको बता दूं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री अगर FTA साइन कर लेती हैं तो इसमें जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो जो रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, वो सारी रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दी जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लेट सपोज कि मेरा और ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई एग्रीमेंट हो रखा है और मैं यहाँ पर ट्रेड रिलेशन उनके साथ डेवलप करना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में जब मैं कोई माल एक्सपोर्ट करूँगा तो ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करेंगे, उस पर कई सारे इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करेंगे, जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, मेरा माल कम बिकेगा। लेकिन अगर मेरा उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा होगा तो इस केस के अंदर जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उतनी ही होगी जो इंडिया के अंदर आ रही होगी, यानी उसके ऊपर कोई भी एडिशनल ड्यूटी इम्पोज नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लेकर यही बोला जा रहा है कि इनका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन किया जाएगा, जिसके लिए इनको पहले सबसे पहले एक मीटिंग करनी है जिसके अंदर 2 लोग होंगे इंडिया की तरफ से, 2 लोग होंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। कौन कौन होंगे इस मीटिंग के अंदर, इसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर होंगे और डिफेंस मिनिस्टर होंगे इंडिया के, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के भी फॉरेन मिनिस्टर होंगे, ऑस्ट्रेलिया के भी डिफेंस मिनिस्टर होंगे। दोनों की मीटिंग होगी और वो डिसाइड करेंगे किस तरह से FTA को साइन करना है। वैसे मैं ये चीज़ इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, FTA, PTA, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
ये सारा आपका बेकार की न्यूज़ है। यहाँ पर आता है सेंशन रिलीफ विल बी बेस्ड ऑन तालिबान बिहेवियर सेज। अब क्या है कि जैसे तालिबान पे कई सारे सेंशंस लगाए गए हैं कि अगर कोई इनसे ट्रेड करेगा तो बाकी कंट्रीज से ट्रेड नहीं करेंगी। तो अब ये कहा जा रहा है यूएस के थ्रू कि हम जो ये सेंशन है वो तालिबान के ऊपर से हटा देंगे अगर उनके क्रियाकलापों के अंदर टेररिज्म नहीं मिला तो। ठीक है दोस्तों, इसी से जुड़ी हुई एक न्यूज़ है जो मैं आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल के अंदर। वो न्यूज़ ये रही, ईरान और टू रिज्यूम न्यूक्लियर टॉक। यहाँ से ना आपको ऊपर वाली न्यूज़ भी लिंक करते हुए नजर आएगी। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या बात हो रही है, जैसे अभी कुछ टाइम मैं इसके लिए ना आपको नोट्स दिखाता हूँ, नोट्स में से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैं एक मिनट नोट्स निकाल देता हूँ। अभी ईरान के साथ ना हमारी न्यूक्लियर डील हुई थी। हमारी क्या हुई थी, मतलब यूएस की हुई थी। यहाँ पर बात क्या हुआ था कि जैसे ईरान है ना, तो ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर जब बम बनाते हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं न्यूक्लियर को बनाने के लिए, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ईरान में पाए जाते हैं। तो ईरान इस बात को लेकर बहुत चौड़े में आ जाता है कि देखो हमारे पास तो, हम तो वेपन्स, खूब सारे न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। अब भाई यूएस के ईगो हर्ट हो जाती है। तो यूएस ने क्या किया, जब मैं बता रहा हूँ ये तब की बात है जब प्रेसिडेंट थे हमारे ओबराक ओबामा 2013 के। तो ओबराक ओबामा ने क्या किया, इनके साथ एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के तहत इन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, आप एक काम करो, एक एग्रीमेंट साइन करो, हम आपके ऊपर जितने भी सेंक्शन लगे हुए ना वो सारे के सारे सेंक्शन हम आपके रिमूव कर देंगे। बस शर्त ये है कि आप कोई भी न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर नहीं बनाओगे। मेरी बात को ध्यान से सुना, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि आप कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे और हम आपके साथ क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट साइन करेंगे और जितने भी सेंक्शन लगाए गए वो सारे के सारे सेंक्शन हम आपके क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ईरान ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सेंक्शन में क्या होता है ना कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो उनके साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे अब इस सेंक्शन के चलते पता है क्या हुआ था, सेंक्शन के चलते ये हुआ था कि हम इंडियन वाले जब इराक से पेट्रोल खरीदते थे तो सेंक्शन के थ्रू हम ईरान से पेट्रोल नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर हमने उनसे पेट्रोल खरीदा तो हमारे भी डिप्लोमेटिक रिलेशन यूएस के साथ ख़राब हो जाएंगे। तो ओबामा ने क्या किया था, ओबामा ने ईरान को बोला कि तुम न्यूक्लियर बम मत बनाना और हम तुम्हारे ऊपर से सारे सेंक्शन रिमूव कर देंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। लेकिन जब दूसरे प्रेसिडेंट हमारे डोनाल्ड ट्रंप बने तो उन्होंने इसको उल्टा कर दिया, उन्होंने सारे के सारे सेंक्शन दोबारा लगा दिए और कहा कि आपको बनाना है न्यूक्लियर बना लो, लेकिन हम आपको कोई सेंक्शन नहीं देंगे, बल्कि उल्टा आपके ऊपर सेंक्शन लगाएंगे और मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। इसके चलते हम उनसे ईरान वालों से पेट्रोल नहीं खरीद पा रहे थे। अब क्या हुआ, जब नए प्रेसिडेंट बनाए हमारे जॉय बाइडन, तो जॉय बाइडन और ओबराक ओबामा की पार्टी बिल्कुल सेम है। जब ओबराक ओबामा प्रेसिडेंट थे ना तो सब प्रेसिडेंट के पोस्ट पर जॉय बाइडन ही थे। तो दोनों बिल्कुल सेम कैटेगरी के हैं, दोनों की सोच बिल्कुल सेम है, मिलती जुलती है डेवलपमेंट करने की। तो जब जॉय बाइडन है तो इन्होंने कहा कि हम इनसे ना न्यूक्लियर डील करेंगे कि आपके ऊपर से सारे सेंक्शन हटा देंगे लेकिन आप न्यूक्लियर बम नहीं बनाओगे। तो इस बात को लेकर यहाँ बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि ईरान के साथ इनकी मीटिंग होगी यूएस जॉय बाइडन के साथ और ये न्यूक्लियर डील को साइन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यही बोली गई यहाँ पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ईरान और टू रिज्यूम में न्यूक्लियर टास्क। यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ एक न्यूक्लियर टॉक करना चाहते हैं, यानी वो दोबारा से उनके सेंक्शन को हटाना चाहते हैं और न्यूक्लियर डील को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ताकि वो न्यूक्लियर बम उस केस में ना बना पाएँ। ठीक है, तो ये सारी बातें। इसके बाद हम और आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका बिजनेस सेक्शन आ गया, गवर्नमेंट क्लियर 10,683 करोड़ टेक्सटाइल PLI प्लान। अभी PLI प्लान का मतलब क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। गवर्नमेंट से इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका एक्सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको इंकरेज करने के लिए जो उसके एक्सपोर्टर हैं या जो उसके प्रोड्यूसर हैं, अगर वो ये माल बनाएंगे तो हम उसको कई टाइप के इंसेंटिव देंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने फंड एलोकेट किया। कितने रुपए का, 10,683 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया है। बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट प्रमोटिव इंसेंटिव स्कीम के अंदर हम इसको काउंट कर सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं अपने पास कि हमारे यहाँ पर निफ्टी के अंदर कौन कौन सी 50 कंपनी आती है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, वो ये पूछा था कि पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 में हमारे 5वें नंबर पे कौन से स्टॉक एक्सचेंज आता है। तो मैं आपको बता दूं 5वें नंबर पे वर्ल्ड के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आता है 5वें नंबर पे, और एशिया के सबसे पहले नंबर पर आता है सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है वो होता है सेंसेक्स, जिसके अंदर 30 बड़ी बड़ी कंपनी का इंडेक्स लिया जाता है, शेयर का एवरेज प्राइस लिया जाता है, वेटेड एवरेज प्राइस लिया जाता है। और निफ्टी के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का शेयर का एवरेज प्राइस लिया जाता है। निफ्टी के अंदर कौन कौन सी कंपनी आज की ट्रिप में मैं आपको बता दूं, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, भारतीय एयरटेल, BPCL, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, HCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ITC, JSW सीमेंट, कोटेक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL और विप्रो। ये टॉप 50 की कंपनियां जो कि निफ्टी के अंदर कवर होती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर
एक्सचेंज रेट में सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आईएमएफ किसी को लोन देती है तो उस करेंसी को बोलते हैं एसडीआर, जिसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसके अंदर टोटल 5 करेंसीज आती है। मैं आपको बता दूँ 5 करेंसी कौन कौन सी, यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज और चाइनीज़ युआन, ये 5 करेंसी इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इतना ही रखते हैं। बाकी इसकी जितने भी पीडीएफ फाइल नोट्स की होंगी, चाहे वो फोटोग्राफ हो, चाहे इसकी पीडीएफ फाइल हो किसकी न्यूज़पेपर की, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार जरूर विजिट कर लें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।